नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी टीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा अब यहाँ पर आपको जिन पियाजे जी से संबंधित वीडियो मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहले आपको थ्योरी समझाई जाएगी, उसके बाद इनके प्रश्नों को बताया जाएगा। यानी कि थ्योरी प्लस प्रश्न दोनों ही एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि जिन पियाजे जी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी टेट एग्जाम हो। तो कंप्लीट देखिएगा। देखिए, पहले इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा, उसके बाद इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ये परीक्षा से पहले वीडियो को देख लीजिएगा, काफी हेल्प आपको मिलने वाली है। करना है, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि इस प्रकार के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, तो ये जरूर बताएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे, जिन पियाजे जी को समझेंगे, है ना। तो चलिए, जिन पियाजे का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। सबसे पहले इनकी जो डिटेल्स हैं, जो कि प्रश्न में और जो मैंने समझाया उसमें नहीं दी गई, वो मैं यहाँ पर समझा देता हूं, है ना। जिन पियाजे का संज्ञानात्मक, जिन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यदि पूछे कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिन पियाजे का जो जन्म है वो 9 अगस्त 1896 को हुआ था। 1896 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में हुआ था। देखिए, अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सिंपल से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, पूछते हैं कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछते, लेकिन अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कोई सी टेट एग्जाम हो, डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन जो सिंपल से प्रश्न है, कब हुआ था जन्म, कहां पर हुआ था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, है ना। ये कब के, कौन सी शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा, पियाजे 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे। कौन से? 20वीं शताब्दी के, है ना। इन्होंने जो अपना अध्ययन है वो किस पर किया था, पूछा जाता है, तो अपने बच्चों पर किया था। कहां पर? अपने बच्चों पर। अपने पुत्र लोरेट, क्या नाम था पुत्र का? लोरेट, और 2 पुत्रियों पर। 2 पुत्रियों के नाम भी यहां पर दे रखे हैं, ल्यूसिन एवं जैकलिन, है ना। इन पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था। इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसका? बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है जिन पियाजे को, क्योंकि बाल मनोविज्ञान पर ही इन्होंने अपना प्रयोग किया था और उस पर ही अपनी स्टडी की थी, है ना। तो इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। यहां पर सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, है ना। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये पियाजे के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, सन पूछे तो 1923 में लिखी गई थी, है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, जिन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों का सैद्धांतिक रूप से अध्ययन किया था। कैसे किया था? सैद्धांतिक रूप से। पूछते हैं कि बच्चों का जो अध्ययन है वो जिन पियाजे द्वारा अपना जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था उसमें किस प्रकार का अध्ययन किया गया था, तो सैद्धांतिक रूप से अध्ययन किया गया था, है ना। जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत, उपनाम बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ पर सीधा सीधा आजकल क्या हो रहा है, जो आपके एग्जाम में हो रही है उसमें सीधा सीधा प्रश्न ही पूछते हैं कि भाई संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पर पूछा जाए कि विकास अवस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, है ना। संज्ञान जो सिद्धांत है या फिर ज्ञानात्मक सिद्धांत है, विकासात्मक सिद्धांत है, मानसिक विकास का सिद्धांत या फिर अवस्था का सिद्धांत है ना। इस प्रकार से आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके उपनाम कौन कौन से हैं, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे विकास अवस्था के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, संज्ञान का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत, है ना। आपको पता होना चाहिए इन नामों से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। यदि पूछे कि भाई इनके द्वारा किस पर बल दिया गया, तो इन्होंने प्रयोगात्मक शिक्षा पर, साथ में व्यवहारिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। ये और पियाजे का जो सिद्धांत है वो खोज पद्धति से सीखने पर बल देता है। पहले खोजते हैं फिर सीखते हैं ना। खोज पद्धति से सीखने पर किनके द्वारा बल दिया गया है, तो ये पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके द्वारा खोज पद्धति पर सीखने पर बल देता है। जिन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, क्योंकि बच्चा अपने ज्ञान का जो निर्माण है वो कैसे करता है, खुद करता है। अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, बच्चा खुद करता है। इसलिए जो जिन पियाजे है उन्होंने बच्चों को क्या नाम दिया है, नन्हा वैज्ञानिक नाम दिया है, नन्हा वैज्ञानिक कहा है। चलिए, अपनी गतिविधियों से अन्वेषण व निर्माण करते हुए प्राप्त करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी उपागम भी कहा जाता है। अन्वेषण व निर्माण यानी खुद करता है बच्चा, इसलिए इसे क्या कहा गया है, निर्माणवादी उपागम भी कहा
है ना, या पूछे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई निर्माणवादी उपागम सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। चलिए, बच्चों में ये मैं आपको बता दूं, उसके बाद प्रश्नों पर चलेंगे, है ना। बच्चों में जैसे जैसे, याद रखिएगा यहां पर जैविक परिपक्वता आती है। क्या आती बच्चों में? जैविक परिपक्वता आती है। वैसे वैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता रहेगा। जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता, यानी कि जैसे 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 बच्चा बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे बच्चे में क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास होता रहेगा। और इसकी शिक्षा का जो मुख्य क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है जैविक मरमूसा था। क्या था इनका मुख्य क्षेत्र? शिक्षा का जैविक मरमूसा था। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर जो जानकारी दी गई, ये ऐसी जानकारी दी गई आपको जो कि प्रश्नों में नहीं दी गई है ना। सिंपल सी साधारण सी जानकारी थी। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। इनकी जो अवस्थाएं हैं वो प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इसकी जानकारी देता जाऊंगा, है ना। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था आपका कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को परिभाषित किया है। जो 4 चरण बताए गए हैं, ये किसके द्वारा बताए गए हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। भाई स्किनर ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने। तो यहां पर तो आपको पता है कि भाई हम जिन पियाजे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका आंसर जिन पियाजे होगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है ना, कहीं से भी कहीं पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको आंसर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जिन पियाजे। जिन पियाजे के द्वारा कौन सी अवस्था दी गई है? कितनी अवस्था दी गई? 4 अवस्था, है ना। आगे हम एक एक करके बात करेंगे। तो आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। अब कौन कौन सी 4 अवस्था है वो यहाँ पर लिखी भी हुई है। देखिए, बी वाला आपका करेक्ट आंसर है ना। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्थाओं के भी उपनाम है। आगे जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे हर एक छोटी से छोटी जानकारी आपको दी जाएगी, है ना। तो संवेदी पेशी अवस्था को संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। ये 0 से 2 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष तक की होती है। और दूसरी अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था होती है। क्रम वाइज आपको याद रखना है, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी और चौथी कौन सी है। तो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, इसे इसकी जो अवधि होती है वो 11 से आगे तक मान सकते हैं, है ना, या फिर 11 से 18 वर्ष। कहीं कहीं 12 भी लिखा होता है ना, 12 से 18 या फिर 11 से 18, है ना, ध्यान रखिएगा। तो चौथी अवस्था आपकी कौन सी होती है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। तो क्रम वाइज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम वाइज भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न। पियाजे के अनुसार विश्व में समस्याओं को समझने, सोचने और हल करने की बच्चों की क्षमता का जो विकास है वो कैसे होता है? यहाँ पर समस्याओं को समझने, सोचने और हल करने की बच्चों की जो क्षमता का जो विकास होता है वो किस में होता है? ये सीधा सीधा पूछा गया है। पहला विकल्प है आपको स्वतंत्र तरीके से, समय के साथ क्रमिक परिवर्तन करने से, निरंतर तरीके से, या फिर घाती तरीके से। तो पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो इनके द्वारा बताया गया है असतत तरीके से। इसे असतत तरीके से, मतलब जो इनके द्वारा असतत विकास का एक सिद्धांत कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण को संदर्भित करते हुए इनके द्वारा बताया गया है कि जो विकास है वो परिवर्तनों को विशिष्ट चरण, जैसे कि हमने बताया कि भाई इनके द्वारा 4 चरण में प्रस्तुत किया गया विकास, है ना। तो इनके द्वारा जो विशिष्ट चरण बताए गए हैं उनको स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है इनके द्वारा, और इसी को क्या कहते हैं? असतत तरीका कहते हैं। तो पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही होगा। यहाँ पर मैंने जानकारी भी दी गई है, हर छोटी छोटी जानकारी, लिखी हुई जानकारी आपको प्राप्त होगी, ताकि जहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी आपको समय मिले आप उसको आसानी से पढ़ लें, है ना। चलिए, तो देखिए करेक्ट आंसर मैंने आपको क्या बताया था? पहला वाला बताया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि पियाजे के विकास का चरण जो है वो असंततः विकास सिद्धांत का एक उदाहरण है ना। असंततः विकास सिद्धांत उस दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसके अनुसार विकास परिवर्तनों को विशिष्ट चरणों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया। किनके द्वारा किया गया? पियाजे के 4 चरण बताए हैं, हर चरण में अलग अलग प्रकार बताया गया है, किस प्रकार से बच्चा क्या करता है, कैसे करता है, किस प्रकार बढ़ता है, सारी चीजें जो इनके द्वारा 4 सिद्धांत बताए गए उनमें बताया गया है, और उसी को क्या कहते हैं? असंततः सिद्धांत कहते हैं ना। इन चरणों को छोड़
इन चरणों को छोड़ा नहीं जा सकता और एक एक करके उनसे आगे बढ़ना आमतौर पर व्यक्तियों के लिए क्या है, आवश्यक माना जाता है ना। जैसे जैसे सिद्धांत आते जाएंगे 1 2 3 4, उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी, है ना। और इस सिद्धांत में जिन पियाजे ने संगठनात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं, 4 चरण बताए हैं, जिसमें पहले चरण में जो बच्चा, पहले चरण का मतलब क्या है, संवेदी पेशी अवस्था, है ना। इसमें जो बच्चा है वो पर्यावरण के साथ बातचीत करता है। दूसरे चरण में जो दूसरा चरण है आपको जैसे कि मैंने बताया था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करता है, सरल प्रतीकों और भाषा को समझने में सक्षम हो जाता है। तीसरा चरण मैंने आपको क्या बताया था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, बच्चा तार्किक और ठोस तर्क करने में सक्षम हो जाता है। चौथे चरण में जो बच्चा है, जिसको हम अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर मैंने आपको बताया था औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें बच्चा जो होता है वो अमूर्त प्रतीकों में सोचने में सक्षम हो जाता है। और इसके बाद कोई अतिरिक्त चरण इनके द्वारा नहीं बताया गया है जिसके माध्यम से वो आगे बढ़े। इन चारों चरणों में वो वयस्क तक सारी चीजें, सारा ज्ञान उनके द्वारा दिया गया है इन 4 अवस्थाओं में, जैसे कि हम आगे बात करने वाले हैं। और इस मॉडल के तहत व्यक्तिगत विकास को पूरा माना जाता है, यानी कि इस 4 चरणों में ही व्यक्तिगत का जो विकास है वो पूरा हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना निम्न में से किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अहम केंद्रित भाषा, यहाँ पर अहम केंद्रित भाषा के बारे में पूछा गया है। यदि यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और सरल कर देता हूं, इसको बोलते हैं जीववाद, है ना। जीववाद या फिर अहम केंद्रित भाषा की जो संकल्पना है, ये किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम पियाजे के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि पियाजे इसका आंसर होगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अलग अलग सभी मिलजुल कर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अहम केंद्रित भाषा दे दे या फिर जीववाद दे दे, है ना। क्या वो अरस्तु है, टेलर है, पियाजे है या फिर विलियम्स है, सिंपल सा आंसर है पियाजे, है ना। तो इसके बारे में भी हम समझते हैं जीववाद क्या है, अहम केंद्रित भाषा क्या है। तो ये यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है हर एक चीज। जीववाद या फिर अहम केंद्रित भाषा, जीववाद के अंतर्गत बालक जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसे वो सजीव समझता है। जो निर्जीव वस्तु होती हैं जैसे कि बादल हो गया, जैसे कि यहाँ पर देखिए बालक समझता है कि बादल, साइकिल, हवा, घड़ी जैसी जो वस्तुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सजीव होती हैं। और यहाँ जो जीववाद है या फिर अहम केंद्रित भाषा है, ये किसके अंतर्गत है, जो 4 इनके द्वारा अवस्थाएं बताई हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जैसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती हैं। और इसके बारे में आपको बता चुका हूं, इसके उपनाम एक एक करके मैं आगे भी आपको बताता जाऊंगा, है ना। तो ये कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा, जीववाद आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा या फिर अहम केंद्रित भाषा। तो आप समझ गए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, पियाजे के मानसिक विकासात्मक सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस चरण का बौद्धिक विकास समय के वस्तुकरण द्वारा चिन्हित है। यहां पर देखिए वस्तुकरण, वस्तु स्थायित्व तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर वस्तु स्थायित्व की बात की जा रही है, तो कौन सी अवस्था है या फिर कौन सा चरण है या फिर कौन सी अवधि है ना। तो संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि होगी क्या, प्रतिकारात्मक विचार की अवधि होगी, पूर्वधारण विचार की अवधि होगी या फिर सहज विचार की अवधि होगी। तो जब बच्चा वस्तु स्थायित्व जो बच्चे में आना शुरू होता है तो कौन सी अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है। कौन सी होती है, पहली अवस्था होती है। क्या मैंने आपको बताया था, पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जैसे संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि भी कहा जाता है ना। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब यहाँ पर पहली अवस्था हम पढ़ेंगे, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, है ना। एक एक करके पहली अवस्था भी आएगी, दूसरी भी आएगी, तो एक एक करके मैं जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ पर एक फोटो भी लगा हुआ बच्चे का, क्यूट सा बच्चा है ना। ये खिलौने हैं, तो इसको ये नहीं पता है कि इसको खेलना है कि मुंह में भरना है ना। जो बच्चा होता है इस उम्र में 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा इस प्रकार से ही खेलता है। तो देखिए पहली अवस्था जो बताई गई है पियाजे के द्वारा, वो संवेदी पेशी अवस्था बताई है। इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी फिलहाल में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सीधे सीधे नहीं पूछे जा रहे, है ना। संवेदी पेशी की जगह इंद्रिय जनित गामक दे देंगे, ज्ञानात्मक क्रियात्मक दे देंगे। यहाँ पर ज्ञानात्मक अलग है और क्रियात्मक अलग है। ज्ञानात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था, है ना। इस प्रकार से आपके विकल्प में कोई सी भी अवस्था दे दी जाएगी और आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि विकल्प में अभी दे दिया गया था संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि, तो आपको पता होगा तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो ये जो अवधि होती है ये कितने से कितने वर्ष तक की होती है, जो पहली अवस्था है तो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। अब इसमें कहा क्या गया है पियाजे ने, तो भैया इनके द्वारा कहा गया है पियाजे के,
कि जन्म के समय शिशु बाहर जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। जो बाहरी जगत होता है उससे उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसके बारे में उसे कुछ किसी प्रकार का कुछ भी पता नहीं होता है, और धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो वातावरण बाहर जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। किसके माध्यम से पूछ जाए तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ना। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान आपको रखना है। चलिए, और क्या कहा है भैया इस पहली अवस्था में कि वहां शिशुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा व स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष तक का होता है, 0 से 2 वर्ष तक की आयु में होता है, तो वो देखकर, सुनकर, स्पर्श करके जो गंध होती है उसके द्वारा, स्वाद के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रियों के माध्यम से वो सीखता है, जैसे कि आंख, नाक है, कान है, त्वचा है। जैसे जैसे उसके माता पिता, दादा दादी जो घर में सदस्य होते हैं जिस प्रकार से उसको सिखाते हैं वो वैसे ही सीखता है। गामक क्रियाएं भी करता है, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। जैसे आप पकड़ाओगे पकड़ लेगा, खेलना है खेलने की बोलो खेल लेगा, लिखना लिख लेगा, है ना। ऐसा नहीं कि जो लिखना वही लिखेगा, कुछ भी करता रहेगा उसके हिसाब से, है ना। तो छोटे छोटे शब्दों को बोलना बच्चा सीख जाता है, अपनों को देखकर मुस्कुराना सीख जाता है, अपरिचित को देखकर वो रोना शुरू कर देता है, वो डर जाता है। यह सब क्रिया वो कौन सी अवस्था में करता है? संवेदी पेशी अवस्था में, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में करता है ना। ये आपसे सीधे सीधे ही पूछा जा सकता है कि भाई छोटे छोटे शब्दों को बोलना, अपनों को देखकर मुस्कुराना, अपरिचित को देखकर रोना या फिर डर जाना, किस अवस्था में होता है? इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो हर एक चीज को मैं आपको समझा रहा हूं तो आसानी से, इत्मीनान से। ऐसा नहीं है कि वीडियो को तेज चाल में कर लिया और देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आराम से इत्मीनान से देखिए। यदि आपको पास होना है तो हर चीज को आपको समझना होगा, देखना होगा। जन्म से 30 दिन की अवस्था को शिशु की प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कहा जाता है। प्रतिवर्त क्रियाएं कैसी होती है? जैसे कि अंगूठा चूसना, ये कब करता है? जन्म से 30 दिन के अंतर्गत ही बच्चा करना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं, जैसे कि इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करता है, जैसे कि अंगूठा चूसना, है ना। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण का गुण पाएगा। अप्रत्यक्ष यानी कि जो आपके सामने, यानी बच्चे के सामने होगा वही वो देख पाएगा, वही वो समझ पाएगा। अप्रत्यक्षीकरण का गुण आगे हम देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? इस अवस्था में बच्चे का प्रत्यक्षीकरण का गुण पाया जाता है। और इस अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है। वस्तु स्थायित्व, जो बच्चे के पास में जो वस्तु होती है, स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है। किसमें? कौन सी अवस्था में? आपकी संवेदी पेशी अवस्था में, है ना। ये आगे आएगा, इसके बारे में हमें आपको डिटेल भी दे दूंगा। इस आयु में बच्चे शारीरिक रूप से वस्तुओं को पकड़ कर इधर उधर रखता है, उसे उठाता है, हिलाता डुलाता है तथा वस्तुओं को मुंह में डालकर ज्ञान प्राप्त करता है। किसी प्रकार से कर लेगा ना, उसको कुछ समझ नहीं पड़ती है। उदाहरण, यदि बच्चे को भूख लगती है तो वहां रोकर अपनी प्रतिक्रिया देगा। इस अवस्था में बच्चे में चिंतन का भाव होता है, क्योंकि उसको क्या लगी होती है? भूख लगी होती है। वो रोकर रोना शुरू कर देता है, जिससे कि माँ समझ जाती है, घर पे जो सदस्य होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी है ना। चलिए, ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार एक बच्चे की पूर्व संचालन अवस्था कब से कब तक होती है? अब यहां पर देखिए, पूर्व संचालन अवस्था दे दी। अब 4 अवस्था तो मैंने बताई नहीं भैया कि पूर्व संचालन अवस्था कौन सी होती है। तो मैंने आपको क्या बताई थी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था बताई थी, दूसरी अवस्था। और दूसरी अवस्था को ही क्या कहा जाता है? पूर्व संचालन अवस्था कहा जाता है। मैं इसको उपनाम भी आपको इसका आंसर देने के बाद आगे आएगा, सब बताऊंगा, है ना। तो ये इस प्रकार से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो पियाजे के अनुसार एक बच्चे की जो पूर्व संचालन अवस्था है वो कब से कब तक की होती है? पहली होती है 0 से 2 वर्ष और दूसरी होती है 2 से 7 वर्ष। कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष। और दूसरी अवस्था के बारे में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 से 7 वर्ष आपके बी वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए, इसके बारे में जान लेते हैं, दूसरी अवस्था के बारे में। तो जब बच्चा है वो इतना बड़ा हो जाता है और अपने खिलौने से आसानी से, जिस प्रकार खिलौना होता है उसी प्रकार से वो खेलना उससे प्रारंभ कर देता है ना। तो यहाँ पर जो दूसरी अवस्था है वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, इसे पूर्व संचालन अवस्था भी कहा जाता है और इसे ही पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट है ना, इनको याद कर लीजिएगा आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए कि भाई कौन सी अवस्था पूछी गई है ना। तो इनको इन नामों से भी जाना जाता है, आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। और ये इसकी अवधि क्या होती है? तो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। और इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण यानी कि जैसे जैसे बच्चा दूसरों को देखता है कि भाई ये जो बच्चा है ये किस प्रकार से खेलता है, उसी प्रकार से वो बच्चा भी खेलना प्रारंभ कर देता है। दूसरों जो बच्चे होते हैं उनके संपर्क में खिलौने के अनुकरण के माध्यम से ही बच्चा सीखता है ना। एक दूसरे को देखकर बच्चा सीखता है। चलिए, और जो दूसरी अवस्था है इसे खिलौनों की आयु
भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा खिलौनों से खेलता है और इस अवधि में बालक जोड़ घटाव गुणा भाग सीख लेता है। वो अवस्था कौन सी होती है आपकी? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष तक की आराम से जो बच्चा है वो जोड़ भी लेता है, घटाव भी कर लेता है, गुणा भी कर लेता है, भाग भी सीख लेता है ना। और उसके पीछे छिपे नियमों को नहीं समझ पाता, यानी कि उसके पीछे जो नियम होते हैं उसको नहीं समझ पाता 2 से 7 वर्ष में। सिंपल से जोड़ कर लेगा, घटाव कर लेगा, गुणा कर लेगा, भाग कर लेगा। इस उम्र में बच्चों के चिंतन में पलटावी गुण नहीं होता है। पलटावी गुण नहीं होता किसमें? आपके जो दूसरी अवस्था है, पूर्व सकारात्मक अवस्था, इसमें पलटावी गुण नहीं पाया जाता है। यदि बालक को कहा जाए 2x3, पलटावी गुण का मतलब मैं आपको बताऊंगा, 2x3 मतलब 6। यदि बच्चों को बोल दिया भाई 2x3 कितने होते हैं, तो उसको आता होगा तो बता देगा। लेकिन इसको यदि पलट दिया आपने 3x2 कितने होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा नहीं बता पाएगा, है ना। तो ये जो गुण है ये आपकी जो दूसरी अवस्था है वो उसमें नहीं पाया जाता है, तीसरी अवस्था में पाया जाएगा। आगे हम बताएंगे इसके बारे में। तो ये जो पलटावी गुण नहीं पाया जाता, यदि पूछे कि भाई पलटावी गुण किस में नहीं पाया जाता है, तो पहले में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता और दूसरे में भी ये गुण नहीं पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यदि बालक को कहा जाए 2x3 हुआ, तब 3x2 कितना होगा, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसको बोलते हैं पलटावी गुण, है ना। तो ये इसमें नहीं पाया जाता, किसमें? दूसरी अवधि में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि जो बच्चा है वो 2 से 7 वर्ष तक की उम्र में सीख जाता है। यानी कि कौन सी उम्र होगी वो आपकी, कौन सी अवस्था होगी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगी, है ना। वहां तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता है। यानी कि जो माता पिता बोलते हैं, जो घर में सदस्य होते हैं, जो जैसा वो बोलते हैं वैसा बच्चा कर लेता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तार्किक यानी जब तर्क करने लग जाता है तो तार्किक चिंतन हो जाता है, तर्क वितर्क नहीं करता है बच्चा तो वो अतार्किक चिंतन हो जाता है। तो याद रखिएगा, यदि सीधा सीधा आपसे पूछे कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होगी, तो वो पियाजे की दूसरी अवस्था होगी, जिसका नाम है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, है ना। इस अवस्था में बालकों में शब्दों के प्रति समझ पैदा हो जाती है। जो शब्द होते हैं, जो बच्चा स्कूल जाता है तो उसमें जो शब्द टीचर लिखाते हैं, फिर माता पिता जो बताते हैं, उन शब्दों के प्रति समझ पैदा हो जाती है, यानी कि समझने लग जाता है बच्चा, है ना। और इस अवस्था में बालक नकल करने की प्रवृत्ति आ जाती है। नकल करने का मतलब है कि बच्चा जो साथी रहता है, जो दोस्त रहता है, जैसा वो करता है, जैसे खिलौने से खेलता है तो बच्चा भी खिलौने से खेलता है। नकल करने की प्रवृत्ति आ जाती है, किस प्रकार से खेलना है, किस प्रकार से कौन सा कार्य करना है, ये सब नकल करके वो प्राप्त करता है। चिन्ह एवं प्रतीक में अंतर भी स्पष्ट करने लगता है बच्चा 2 से 7 वर्ष तक की उम्र में, है ना। कुछ यहाँ पर मिस हो गया था तो उसको मैंने हटा दिया है ना, इसलिए ये काला काला यहाँ पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आत्म केंद्रिता होता है। अब आत्म केंद्रिता क्या होता है? तो बालक यह सोचता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वहां सब क्या है, उसके लिए ही। जैसे सूर्य भी उसके साथ चलता है, चांद तारे भी उसके लिए चमकते हैं, तो वो सोचता है कि सूर्य भी मेरे लिए है, चांद तारे भी मेरे लिए है, ये जो दुनिया है, ये सब कुछ मौजूद दुनिया में जो भी है वो सब मेरे लिए है। इसे क्या कहते हैं? आत्म केंद्रिता कहते हैं। तो ये जो गुण है ये बच्चा किसमें पाया जाता है, कौन सी अवस्था में पाया जाता है? 2 से 7 वर्ष तक की। और कौन सी अवस्था है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। बार बार मैं इस अवस्था के बारे में, इस अवधि के बारे में क्यों मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। बार बार ये रहेगा आपके साथ में, मैं बोलते जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे तो बार बार मैं बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगी जल्दी, है ना। प्रतिकारात्मक सोच पाई जाती है इसमें, अनुकरणशीलता पाई जाती है आपकी इसमें, और शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। अहमवादी यानी कि खुद में ही रहता है शिशु, है ना, और दूसरों को बहुत कम महत्व देता है। तो ये सारे गुण जो पाए जाते हैं आपके पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। चलिए छठा प्रश्न, पियाजे के अनुसार एक बच्चे की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? हम यहाँ पर 2 अवस्था जान चुके हैं, अब यहाँ पर जानेंगे तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था, जिसे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठोस अवस्था भी कहते हैं, स्थूल सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये जो 3 अवस्थाएं मैंने बताई हैं, ये आपके मूर्त सक्रियात्मक यानी जो तीसरी अवस्था वो होती है। और वो कहां से कहां तक होती है? ये आपकी पहली अवस्था होगी, ये आपकी दूसरी अवस्था हो गई, ये आपकी तीसरी अवस्था हो गई, और ये आपकी चौथी अवस्था हो गई। तो तीसरी अवस्था के बारे में पूछा गया, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से 11 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर गैप देना भूल गया, यानी कम गैप हुआ, तो आंसर यहाँ पर आपके सामने है ना, 7 से 11 वर्ष। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं।
इसे ठोस सक्रियात्मक अवस्था, स्थूल सक्रियात्मक अवस्था और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इन तीन नामों से जाना जाता है। तीसरी अवस्था को 7 से 12 वर्ष तक की होती है ये अवस्था, और इस अवस्था में जो बच्चा है वह मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना आरंभ कर देता है। जैसे कि हमने दूसरे या फिर पहले में देखा था कि भाई वो अमूर्त चिंतन करता है, इसमें जो तीसरी अवस्था है उसे मूर्त वस्तुओं के प्रति वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं इसे? मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है। चिंतन व तर्क जो ठोस वस्तु होती है उसके आधार पर वो क्रमबद्ध हो जाता है, यानी कि जो तीसरी अवस्था होती है उसमें चिंतन व तर्क करने की जो क्रमबद्ध व्यवस्था है उसको वो पा लेता है, वो भी ठोस वस्तुओं के आधार पर, है ना। बालक के चिंतन में उत्क्रमणशीलता, पलटावी गुण आ जाता है। यदि पूछे कि पलटावी गुण कौन सी अवस्था में आता है तो तीसरी अवस्था में आता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है। 3x2 पूछ लीजिए या फिर 2x3 पूछ लीजिए, बच्चा बता देगा, इसका आंसर 6 होगा, है ना। इसलिए इसे पलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तीसरी अवस्था को, यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। बालक दिन, तारीख, समय, महीने, वर्ष बताने योग्य हो जाता है। वो दिन में बता देगा कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा समय है, कौन सा महीना, सारी चीजें वो तीसरी अवस्था में करने लगता है, बताने लगता है। बालक लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान भी कर लेता है, यानी कि जो पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में नहीं कर पाता है वो तीसरी अवस्था में आसानी से बच्चा कर लेता है। बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने के योग्य हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो तर्क नहीं कर पाता है बच्चा दूसरी अवस्था में, लेकिन तीसरी अवस्था में बच्चा तर्क करने भी लगता है, तार्किक क्रियाएं भी करने वो लग जाता है ना। चलिए, बालक वस्तुओं के मध्य समानता, असमानता, संबंध, दूरी और विसंगताओं को समझने भी लगता है तीसरी अवस्था में। बालक उचित और अनुचित भी समझ लगता है कि भाई मेरे लिए कौन सा उचित है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। वस्तु की लंबाई वजन के अनुसार उसको क्रम में लगा सकता है। वस्तु की लंबाई कितनी होगी, है ना, 2 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट है, जो भी है, तो वो क्रम में लगा सकता है उसको। वजन के अनुसार भी वो क्रम में लगा सकता है। ये पहली और दूसरी अवस्था में गुण नहीं पाया जाता, बच्चे में ये समझ नहीं होती है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है, भाषा एवं संप्रेषण का, है ना। परंतु इस अवस्था में बालक मानसिक क्रियाएं तभी कर पाता है जब वस्तु मूर्त या स्थूल रूप से में हो, यानी कि उसके पास में हो, है ना। तो ये कौन सी अवस्था में होता? तीसरी अवस्था में। यहां आके वो रुक जाता है, जो कि फूर्त अवस्था में वो सब कुछ करने लगता है ना। तो सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? आपकी तीसरी अवस्था के अंतर्गत आएगी। आगे बढ़ेंगे 7वें प्रश्न में। बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटना के बारे में सोचना शुरू करते हैं। पियाजे के अनुसार यह विशेषता संज्ञानात्मक विकास के किस चरण की है? यहाँ पर देखिए, अभी मैंने तीसरा विकल्प में आपको इसके बारे में बताया था। बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। पियाजे के अनुसार यह विशेषता संज्ञानात्मक विकास किस चरण में? भाई संवेदी पेशी पहली अवस्था, इसमें हो नहीं सकता, बच्चा सोचने में असमर्थ होता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसमें भी बच्चा जो घटनाओं के बारे में सोचना शुरू नहीं करता है। कौन सी अवस्था में करता है? आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो तीसरी अवस्था है उसमें करता है। तो तीसरा आपका जो विकल्प होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है तीसरी अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। चलिए, अगला प्रश्न। पियाजे की व्यक्तिगत विकास के चरणों का औपचारिक संचालन चरण, जो चौथा चरण है या फिर चौथी जो अवस्था है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न को इसी प्रकार रखा गया है कि पहली अवस्था आपको याद हो जाए, फिर दूसरी हो जाए, फिर तीसरी हो जाए और चौथी हो जाए, है ना। इस प्रकार से एक एक करके प्रश्न रखे गए हैं। तो अब यहाँ पर औपचारिक संचालन चरण या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है, जिसे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, है ना। तो ये कौन सी अवस्था हो गई भाई? ये पहली अवस्था हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। चौथी अवस्था के बारे में पूछा गया है। 12 साल से अधिक की जो अवस्था होती है वो आपकी औपचारिक संचालन चरण या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है ना, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है। तो 4th वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। हम इसके बारे में जान लेते हैं, संपूर्ण जानकारी देंगे आपको, है ना। तो 4th वाला विकल्प जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और इसे औपचारिक संचालन चरण के नाम से भी इसे जानते हैं, है ना। और ये 12 वर्ष के बाद की अवस्था, 12 वर्ष के आगे की अवस्था, 11 वर्ष भी कहीं कहीं दे रखा होता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कहीं कहीं 11 से 18 दे रखा होता है, कहीं कहीं 12 से 18 दे रखा होता है। तो ये सारी अवस्थाएं किसके अंतर्गत आएगी? आपको अमूर्त या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगी, है ना। जैसे कि मूर्त चिंतन करता था बालक तीसरी अवस्था में, लेकिन यहाँ पर अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है बालक, है ना। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। किसमें? कौन सी अवस्था में? चौथी अवस्था। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं। तार्किक चिंतन
देखिए तीसरी अवस्था को नहीं कहा गया, ये याद रखिएगा। दूसरी अवस्था को क्या कहा गया था? अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन के नाम से जाना जाता है। लेकिन तीसरी अवस्था को तार्किक के नाम से नहीं जाना गया। कौन सी अवस्था को जाना गया? चौथी अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है ना। बालक में सभी प्रकार के संपत्तियों का समुच्च विकास हो जाता है ना, सारा विकास आपकी चौथी अवस्था में देखा जाएगा। इस अवस्था में बालक में परिकल्पना चिंतन पाया जाता है। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती, पूर्ण है ना, चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का विकास भी हो जाता है इसमें, जैसे कि तीसरे में तो हो ही जाता है, लेकिन इसमें संपूर्ण हो जाता है। अब सारी चिंतन करने लगता है बच्चा, स्थानांतरण की योग्यता का विकास हो जाता है। निगमन तर्क, नियम से उदाहरण का विकास हो जाता है। समस्या समाधान योग्यता का भली प्रकार से उसमें विकास हो जाता है, जैसे कि तीसरे में भी हो जाता है, लेकिन इसमें संपूर्ण तरीके से विकास हो जाता है। बालकों में विकेंद्रण पूर्णता विकसित हो जाता है। विश्लेषण, संश्लेषण, नियमीकरण तथा सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधी उच्च मानसिक क्षमताओं का भी विकास आपकी चौथी अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। बालक की अवलोकन क्षमता, तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है, सोचने विचारने की शक्ति बढ़ जाती है, कल्पना करने की शक्ति का प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता का विकास आपके चौथी अवस्था में हो जाता है बालक की, जो कि 11 या 12 वर्ष से अधिक की जो अवधि होती है उसमें बच्चा सारी चीजें करने लग जाता है, उसको सारी समझ प्राप्त हो जाती है। चलिए 9वां प्रश्न, यहां तक 8वें प्रश्न तक आपके जो 4 अवस्थाएं थी या फिर 4 चरण थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब 9वां प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किसने विकास के 4 चरणों अर्थात संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था का प्रस्ताव रखा? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है, जेन पियाजे के द्वारा ये 4 अवस्थाएं दी गई है। 4 अवस्थाओं को मैं बता भी चुका हूं। चलिए, जेन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत क्या? पियाजे ने भाषा और विचार के बीच का संबंध क्या बताया है? सिद्धांत के अनुसार आपको बताना, विचार भाषा निर्धारित करता है, भाषा विचार को निर्धारित करता है। विचार और भाषा स्वतंत्र प्रक्रिया है जब तक कि बच्चा 2 वर्ष का ना हो, या फिर भाषा और विचार सहज प्रस्ताव क्या है? तो यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा? देखिए, जेन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच का जो संबंध है या फिर सिद्धांत के अनुसार इनके द्वारा कहा गया है, जो विचार है वो भाषा निर्धारित करता है, ना कि भाषा विचार को निर्धारित करती। क्या है? जो विचार है वो भाषा को निर्धारित करता है ना। तो आपका जो पहला वाला विकल्प होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है नीचे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, पियाजे ने माना है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है ना, और विचार भाषा को क्या करता है? निर्धारित करता है। विचार क्या करता है? भाषा को निर्धारित करता है। पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरते हैं, यानी कि पहले विचार आते हैं बच्चों में, उसके बाद भाषा माध्यम प्रदान करती है, जिसके द्वारा बाद में अवधारणाओं और वैचारिक सोच को आगे बढ़ाया जाता है। वहां इस बात पर जोर देते हैं कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे बेहतर भी बनाते हैं। कौन? विचार। तो याद रखिएगा, विचार भाषा निर्धारित करते हैं, ना कि भाषा विचार को निर्धारित करती है ना। तो यहां पर आपका जो पहला वाला विकल्प है वो करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न और सरल सा प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में संवेदिक पेशी चरण कौन सी अवधि होती है? पहला, संवेदी पेशी अवस्था के बारे में पूछा गया, पहली अवस्था के बारे में पूछा गया है। फटाफट पहले आंसर आपको देना है। मैं 4 विकल्प पढ़ू, जब तक आंसर देना कमेंट के माध्यम से। 1 वर्ष से 3, 2 से 4, जन्म से 2 वर्ष या फिर जन्म से 4 वर्ष। फटाफट आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका जन्म से 2 वर्ष, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है ना। चलिए, तीसरा अगला प्रश्न है आपका, पियाजे ने रिक्त स्थान को मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में नई जानकारी को फिट करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। क्या वो समावेशन को मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में नई जानकारी को फिट करने के लिए किया गया है, या अहम भाव को, समंजन को, या फिर वंशागति? तो यहां पर सही आंसर होगा आपका समावेशन। क्या होगा? समावेशन या फिर समावेश, है ना। पियाजे ने समावेश को मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में नई जानकारी को फिट करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। तो अब समावेशन को समझने के लिए सबसे पहले अनुकूलन को समझना होगा। भाई, अनुकूलन की प्रक्रिया में 2 उपक्रियाएं बताई गई। कितनी? 2 उपक्रियाएं। यहां पर देख लेते हैं, यहां से लिखने से अच्छा है कि मैं आपको यहीं नीचे समझा दूं, है ना। ये लिखा हुआ सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। देखिए, क्या आया था हमारे विकल्प में? समावेश आया था, है ना।
अब यहाँ पर देखिए अनुकूलन की प्रक्रिया के दो उपक्रियाएं बताई गई है। पहला है आपका आत्मसातकरण और दूसरा है समायोजन। देखिए आत्मसातकरण को आत्मीकरण भी कहते हैं, समावेशन भी कहते हैं, समावेश भी कहते हैं और समावेशीकरण भी कहते हैं। ये चारों नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि समावेश विकल्प में दे दे, आत्मसात भी दे सकते हैं, आत्मीकरण भी दे सकते हैं, समावेशीकरण या फिर समावेशन भी दे सकते हैं ना। दूसरा आपका उपक्रिया है अनुकूलन की समायोजन, जिसे हम व्यवस्थापन भी कहते हैं, समष्टि समाविष्टीकरण भी कहते हैं और स्थायीकरण भी कहते हैं। तो ये चारों जो है समायोजन के नाम है तीनों, है ना, या कह सकते हैं कि इनके उपनाम है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया जो समावेशन है या फिर समावेश है या फिर आत्मसातकरण है, ये क्या होता है और समायोजन क्या होता है। तो आत्मसातकरण पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ना, क्या होता है ये आत्मसातकरण कहलाता है। जो पूर्व ज्ञान है उसमें आपने नवीन ज्ञान को जोड़ दिया, उसे आत्मसातकरण कहते हैं। या नवीन जानकारी को पूर्व प्रचलित योजना में यथावत व्यवस्थित करने को भी क्या कहते हैं, आत्मसातकरण या फिर समावेशन कहते हैं। समायोजन किसे कहते हैं, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, इसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं, ये याद रखिएगा। और यदि इन दोनों को जोड़ दिए जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो संतुलन कहलाएगा, है ना। आगे मैं बताऊंगा आपको, वो संतुलन या फिर साम्य धारण कहलाएगा, वो आगे मैं आपको जानकारी दूंगा, है ना। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, पहला वाला होगा समावेशन। चलिए अगला प्रश्न, पियाजे ने अपना कार्य किस क्षेत्र में अधिक किया है। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आसानी से आंसर दे देंगे। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति या फिर हिंदी। सरल सा प्रश्न है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में पियाजे ने अपना कार्य किया है ना, अधिक किया है, तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पियाजे ने घोषणा की कि बचपन में 4 चरणों में संज्ञानात्मक विकास होता है। जैसे 4 चरण मैंने आपको बता दिया, चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हमेशा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, क्या नेगेटिव पूछा गया है या फिर पॉजिटिव पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विकास के चरण क्रम में होते, बिल्कुल 4 चरण बताए, बिल्कुल होते हैं। बच्चे विकास के चरणों को छोड़ते नहीं है, बल्कि हर एक से गुजरते, बिल्कुल क्रम वाइज, है ना। पहला चरण से गुजरेगा, फिर दूसरे चरण से, तीसरे चरण से ऐसे गुजरेगा, तो बी वाला भी आपका करेक्ट होगा। विकास के चरणों में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आदर्शी परिवर्तन होता है, तो आदर्शी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। ये इन चारों चरणों में फिट नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा वाला नहीं है। चौथा भी पढ़ लेते हैं, विकास के चरण टुकड़ों द्वारा निर्माण के रूप में होते हैं, प्रत्येक अंतिम चरण में टुकड़ों का उपयोग करते हैं, यानी कि इनने 4 चरणों में 4 टुकड़ों में जो बच्चों का निर्माण है वो बांट दिया है। तो ये आपका जो चौथा वाला विकल्प है ये भी आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा दिए गए नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण के दौड़ना पुरस्कार, किस चरण में दौड़ना पुरस्कार और दंड बच्चे के नैतिक विकास को नियंत्रित करता है। यहाँ पर देखिए नैतिक विकास के बारे में पूछा गया जो पियाजे द्वारा दिया गया है। यहाँ पर चरणों में से कौन सा चरण है जिसमें दौड़ना पुरस्कार और दंड बच्चे के नैतिक विकास को नियंत्रित करता है, वो चरण आपको बताना है। क्या वो व्यक्तिक्रम नैतिकता है, परायतत्ता अधिकार है, परायतत्ता पारस्परिकता है या फिर स्वायत्तता किशोरावस्था, है ना। कौन सी अवस्था है जिसमें जो बच्चा है उसमें दौड़ना पुरस्कार और दंड नैतिक विकास को नियंत्रित करना सीख जाता है बच्चा, वो कौन सा चरण है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम नैतिक विकास जो इनके द्वारा दिया गया है, नैतिक निर्णय, नैतिक विकास के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए पियाजे ने बच्चे के नैतिक निर्णय में विकास के चरणों को समझने की जो नींव रखी थी वो कब रखी थी, 1965 में रखी थी, है ना। उनके शोध में मुख्य क्षेत्र थे कि कैसे बच्चे नियमों और सिद्धांतों पर काम करते हैं, कैसे नियम बनाते हैं, कैसे सिद्धांत बनाते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं, ये उनका मुख्य शोध क्षेत्र था। ये याद रखिएगा, नैतिक विकास की बात की जा रही है। कैसे बच्चे बुरे कामों और झूठों का न्याय करते हैं और कैसे बच्चे सजा और न्याय को देखते हैं, ये सारे शोध किसके द्वारा किए गए थे, पियाजे के द्वारा नैतिक विकास में किए गए थे। इनका ये मुख्य क्षेत्र था, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। इनके द्वारा जो चरण बताए हैं वो कितने बताए हैं, 4 चरण बताए। कितने, 4 चरण बताए हैं। उन चारों चरणों के बारे में हम बात करेंगे। पहला चरण है आपका चरण पहला है आपका नैतिक विकास, जिसे व्युत्क्रम या पूर्व नैतिक काल भी कहते हैं। और इसकी जो अवधि होती, अवधि बहुत इंपॉर्टेंट, पहले 5 वर्ष, है ना। पहले 5 वर्ष में आपका व्यतिक्रम या फिर पूर्व नैतिक काल होता है। और इस स्तर पर बच्चे का जो व्यवहार है उसका व्यवहार नैतिक मानकों द्वारा निर्देशित नहीं है। कैसे, नैतिक मानकों द्वारा इसमें निर्देशित नहीं किया जा सकता, पहले चरण में। दूसरा चरण है इसका
हेटेरोनॉमस बोलते हैं इसको, इसको ही नैतिक यथार्थवाद, यथार्थवाद का आपने नाम सुना होगा, नैतिक यथार्थवाद, और इसे ही परायतत्ता अधिकार कहते हैं। और आपका जो आंसर होगा इसका अवधि जान लेते हैं, 5 से 9 वर्ष। पुरस्कार और दंड नैतिक विकास को नियंत्रित करता है, और यही प्रश्न में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? यही प्रश्न में पूछा गया था, और यही आपका आंसर है, परायतत्ता अधिकार, है ना। इसमें पूछा गया था दौड़ना, पुरस्कार और दंड बच्चे के नैतिक विकास को नियंत्रित कब करता, कौन से चरण में करता है? तो दूसरा चरण है, जो कि आपका परायतत्ता अधिकार, जिसे नैतिक यथार्थवाद, जिसे हेटेरोनॉमस कहते हैं, ना। जो दूसरा इनका चरण है, दूसरा भाग है। तीसरा चरण है इनका विषम लैंगिक पारस्परिकता, जिसे नैतिक सापेक्षवाद भी कहते हैं, और इसकी जो अवधि है वो 9 से 13 वर्ष तक की होती है। और इस चरण को पारस्परिकता द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका तात्पर्य है हमें दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए अपमानजनक होगा। इसमें 9 से 13 वर्ष की उम्र में बच्चा ये करना सीख जाता है। चौथा है स्वायत्तता किशोरावस्था, जो इसकी अवधि होती है 13 से 18 वर्ष की। इस स्तर पर व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। जो व्यवहार करता है दूसरों के प्रति, उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, और वो उसका उत्तरदायी होता है। ये हो गए आपके 4th चरण, यानी 4 चरण कंप्लीट हो गए। हर एक चरण के बारे में आपको बता दिया कौन से चरण में क्या होता है, और ये पियाजे का नैतिक विकास के बारे में जानकारी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में होता है, जब उपरोक्त में से किसका परिचय देना उचित होता है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? चौथी अवस्था, 11 या फिर 12 वर्ष से जो आगे की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? आपकी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें आंकड़ों का प्रबंध होता, संख्या, ज्योमिति, अनुपात एवं समानुपात। मैंने आपको बताया था सारी चीजें वो सीख जाता है, जिसमें सबसे जो मैंने आपको बताया था अनुपात और समानुपात है। अनुपात एवं समानुपात, ये जो जिन पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में होता है, तब ये अनुपात एवं समानुपात का परिचय देना उचित समझता है, उचित होता है उसके लिए। तो 4th वाला विकल्प आपका इस यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, पियाजे ने दावा किया है कि निम्नलिखित सभी उसके संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में सत्य है। इनमें से कौन सा सत्य है? यानी कि जो सत्य है उसके बारे में नहीं बताना है, जो असत्य है उसके बारे में बताना है। सभी बच्चे विभिन्न चरणों में से एक ही उम्र में प्रगति करते हैं? बिल्कुल नहीं करते भाई, वो सभी उम्र में प्रगति करते हैं, तो पहला वाला ही विकल्प आपका गलत हो गया, है ना। दुनिया भर में सभी बच्चे एक ही क्रम में चरणों से गुजरते हैं? बिल्कुल एक ही चरणों के क्रम में गुजरते, जो चरण बताए हैं उन्हीं के माध्यम से गुजरते, उन्हीं चरणों में गुजरना पड़ता है बच्चों को, और उसी प्रकार से वो कार्य करते हैं। सभी सामान्य बच्चे ठोस संचालन की अवस्था में पहुंचते हैं? बिल्कुल सभी ठोस संचालन अवस्था, जो चौथी अवस्था उसे ठोस संचालन अवस्था मैंने आपको बताया था, है ना, जिसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये भी आपका सही है, बिल्कुल गुजरना पड़ता है। चरण दर चरण परिवर्तन कभी कभी बहुत अचानक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो जो आपका पहला वाला विकल्प है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि असत्य पूछा गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जिन पियाजे के सिद्धांत के पूर्व संचालन चरण को कितने उपचरणों में विभाजित किया है? अभी हमने देखा कि भैया जिन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, और चारों चरण मैंने आपको बता दिए। मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जो 4 चरण है उसके भी उपचरण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूर्व संचालन चरण के बारे में पूछ लिया गया, जो कि दूसरी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था है उसके उपचरण यहाँ पर पूछे गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब सिंपल से नहीं पूछते हैं कि इसकी उम्र क्या होगी, है ना, इसका जो पहली अवस्था है, ये पूछते हैं लेकिन बहुत कम पूछते हैं ना, कि जो पहली अवस्था उसकी उम्र जो अवधि होगी वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है। ये सिंपल से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न दे देंगे, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई पूर्व संचालन चरण को इसके कितने उपचरण हैं, क्या 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? तो मैं आपको बता दूं 2 चरण है। कितने हैं? 2 चरण है। पहला है प्रतीकारात्मक कार्य और दूसरा है सहज विचार। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि भाई सबसे पहले ये दूसरी अवस्था है, दूसरा चरण है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्राक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संचालन अवस्था या पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती हैं। और पूर्व संचालन चरण के 2 उपचरण होते हैं। कितने? 2 उपचरण होते हैं। पहला होता है प्रतीकारात्मक कार्य, जो कि टोटल होते हैं आपके 2 से 7 में 2 से 4 वर्ष की आयु प्रतीकारात्मक कार्य, प्रतीकारात्मक खेल के लीजिए, है ना, उसके चले जाएंगे। और सहज विचार 4 से 7 वर्ष की आयु होती है ना। सहज विचार की उम्र पूछे 4 से 7 है, और प्रतीकारात्मक कार्य की पूछे तो वो 2 से 4 है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। 19वां प्रश्न, जिन पियाजे का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास के अगले चरण में आंदोलन के लिए अनुभव के साथ बातचीत के कुछ हद तक परिपक्वता आवश्यक है, इसका अर्थ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको समझाया था जिन पियाजे के बारे में,
जो लास्ट विकल्प मैंने आपको समझाया था, या कह लीजिए जो मैंने एक एक करके आपको बिंदु समझाए थे, जिसमें लास्ट जो बिंदु है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया। यदि आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो यहाँ पर आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं, है ना। क्या वो समावेशन होगा, समायोजन होगा, जैविक परिपक्वता होगा, या फिर शारीरिक अनुभव होगा। यहाँ पर जिन पियाजे का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास के अगले चरण में आंदोलन के लिए अनुभव के साथ बातचीत में कुछ हद तक परिपक्वता आवश्यक है, इसका अर्थ है जैविक परिपक्वता। जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट का आप जो बिंदु है वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट हो, है ना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें परिपक्वता आती जाती है। अगला प्रश्न, पियाजे की बौद्धिक अवस्था की किस अवस्था को पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके सबके उपनाम बताए थे, यदि आपको ध्यान होगा तो, है ना। पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, कौन सी अवस्था है, दूसरी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इसे वो किस नाम से जाना जाता है भाई, संविधि प्रेरक अवधि, ये तो पहली अवस्था है। पूर्व परिचालन अवधि, औपचारिक संचालन अवधि, ये तो चौथी अवस्था है। ठोस संचालन, ये भी चौथी अवस्था है। पूर्व परिचालन अवधि, है ना, पूर्व आ गया, ये भी पूर्व संकल्पनात्मक। यदि ऐसे समझ नहीं आए तो ऐसे समझ लीजिएगा, है ना। पूर्व परिचालन अवधि के नाम से इसे जाना जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पियाजे के अनुसार जब एक बच्चे के मौजूदा स्कीमा यहां समझाने में सक्षम होते हैं कि वहां अपने आसपास क्या देख सकता है, तो वहां किस अवस्था में कहा जाएगा। यहाँ पर स्कीमा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आंसर जान लेते हैं। नई स्थिति, संतुलन, असंतुलन, भ्रम की स्थिति। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। पियाजे के अनुसार जब एक बच्चे के मौजूदा स्कीमा यहां समझाने में सक्षम होते हैं कि वह अपने आसपास क्या देख सकता है, तो वहां किस अवस्था में कहा जाएगा, तो संतुलन अवस्था में कहा जाएगा। और संतुलन अवस्था के अंतर्गत आपके मैंने बताया था कि आत्मसातकरण और समायोजन, इन दोनों का मेल जब होता है वो संतुलन कहलाता है। और आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ, बी वाला विकल्प करेक्ट होगा। जैसे कि संतुलन, साम्य धारण, आंसर मैंने आपको बता दिया है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम कर देता है। आत्मसातकरण और समायोजन, इन दोनों के बीच का जो संतुलन है वो कायम करता है ना। जिसे क्या कहते हैं, संतुलन कहता है। आत्मसातकरण मैंने आपको बता दिया, समायोजन बता दिया था कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ना, इसे आत्मसातकरण कहते हैं या फिर कहलाता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, इसे समायोजन कहते हैं ना। दोनों बातें मैंने आपको क्लियर कर दी थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे और वाइगोत्स्की के विकासात्मक सिद्धांतों के बीच एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य का अंतर है। वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच का अंतर आपको बताना है। एक बच्चे की सक्रिय शिक्षार्थी होने पर जोर देना नहीं है, रचनात्मक के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास होना, दोनों के बीच अंतर बताना है आपको, है ना। संज्ञानात्मक विकास और उसकी व्यक्तिकता पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के साथ सामाजिक संपर्क का जुड़ाव होना, बिल्कुल। देखिए पियाजे द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की किससे जुड़े हैं, सामाजिकता से जुड़े हैं, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प है ये आपका सही होगा। संज्ञानात्मक विकास के साथ सामाजिक संपर्क का जुड़ाव होना, ये जिन पियाजे और वाइगोत्स्की के विकासात्मक सिद्धांतों के बीच एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य अंतर है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पियाजे से पहले लोगों में इस बात को मानने की अधिक संभावना थी कि पियाजे से पहले की बात की जा रही है कि लोगों में किस बात को मानने की अधिक संभावना थी। बच्चे का दिमाग वयस्क दिमाग का एक लघु मॉडल होता है। बच्चे दुनिया के बारे में वयस्कों की तुलना में बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। बच्चे का दिमाग कई चरणों में विकसित होता है और बच्चे अपने अनुभवों की व्याख्या अपने वर्तमान समझ के अनुसार करते हैं। ये पियाजे से पहले की बात की जा रही है। तो बच्चे का जो दिमाग है वो वयस्कों का एक लघु छोटा मॉडल होता है ना। ये संभावना अधिक थी जिन पियाजे से पहले। तो पहला वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व को किस रूप में भी जाना जाता है। वस्तु स्थायित्व के बारे में मैंने आपको बात की थी। ये पहली अवस्था जो संवेदी पेशी अवस्था है उसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व करना सीख जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो पहली अवस्था है जो कि 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है ये अवस्था। इसमें दृष्टि से बाहर होता है, समझ से बाहर होता है, दोनों दृष्टि से बाहर और दिमाग से बाहर, ना तो दृष्टि से बाहर और ना ही दिमाग से बाहर। वस्तु स्थायित्व किस रूप में जाना जाता है, तो वस्तु स्थायित्व को ना दोनों दृष्टि से बाहर और दिमाग से बाहर, दोनों, है ना। दोनों का मतलब दृष्टि से भी बाहर और दिमाग से भी बाहर। आगे हम जानेंगे इसको। देखिए वस्तु स्थायित्व कैसे कहते हैं।
तो वस्तु स्थायित्व जिससे यहाँ पता चलता है कोई वस्तु मौजूद है, भले ही उसे देखा या छुआ ना जा सके। जो बच्चा है उसको पता है कि भाई ये मौजूद है वस्तु, लेकिन उसे भले ही वो देख नहीं पा रहा या फिर उसको छुआ ना जा सके, है ना, तो वो क्या होगा, दोनों हो जाएगी भैया, वो दृष्टि से भी बाहर हो जाएगी और दिमाग से भी बाहर हो जाएगी, है ना। तो ये वस्तु स्थायित्व का दूसरा रूप है। या फिर कह सकते हैं कि वस्तु स्थायित्व की अवधारणा को समझने से बच्चों को यह समझ विकसित होती कि वस्तु को तब भी अस्तित्व में रहता है, तब भी अस्तित्व में रहता है जब उसे हम देख या फिर छू नहीं सकते, या फिर देखा और छुआ नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ पर वस्तु स्थायित्व का आप मतलब समझ ही गए होंगे। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार अमूर्त प्रस्थापनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता इस अवस्था का किसका सूचक है। अमूर्त जहां पर आ जाए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, संचालन के पूर्व में के विचार है, ठोस संचालन है, औपचारिक संचालन है, या फिर सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस, क्या है, कौन सा सही होगा आंसर? औपचारिक संचालन होगा, जाहिर सी बात है ना, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न। अमूर्त, जैसे कि मैंने बताया था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 12 वर्ष या फिर 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास होता है और इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है, इसलिए तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जैसा कि प्रश्न में पूछा गया, तार्किक रूप से सोचने की क्षमता ये आपकी औपचारिक संचालन अवस्था में होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं लिया जा सकता? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सा निहितार्थ नहीं लिया जा सकता, ये पूछा गया है। सीखने के लिए बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल ले सकते हैं, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति बिल्कुल ले सकते हैं, अन्वेषण अधिगम बिल्कुल ले सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। मौखिक शिक्षण की आवश्यकता आप नहीं ले सकते, है ना। फोर्थ वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके स्कीमा पर क्या असर पड़ता है? जो स्कीमा होता है क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या असर होगा, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है क्या उसमें भ्रमित और संधिपूर्ण होता है, बड़ा और छोटा होता है, सीमित और संकीर्ण होता है, असंख्य और विस्तृत होता है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो स्कीमा भी असंख्य और विस्तृत होगा। कैसा होगा? असंख्य और विस्तृत होगा। यहाँ पर स्कीमा के बारे में जान लेते हैं। स्कीमा मानसिक ढांचा है। क्या है? मानसिक ढांचा है जो व्यक्तियों को जानकारी को व्यवस्थित करता है और व्याख्या करने में उसमें मदद करता है। क्या करता है? जानकारी को व्यवस्थित करता है स्कीमा, साथ में व्याख्या करने में भी मदद करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और सीखता है उसकी स्कीमाएं अधिक संख्या में और परिष्कृत होती है ना, उसकी संख्या बढ़ जाती है और जिसमें दुनिया की अधिक जटिल समझ भी विकसित होती है। किसमें? स्कीमा के माध्यम से। तो याद रखिएगा स्कीमा किसे कहते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, पियाजे के अनुसार चूसना और पकड़ना संवेदी प्रेरक अवधि के किस उपखंड के अंतर्गत आता है? चूसना और पकड़ना संवेदी प्रेरक अवधि के किस उपखंड में आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, वंशानुगत सजगता, अधिग्रहित अनुकूलन, जानबूझकर व्यवहार, या फिर प्रतिकारात्मक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पर संवेदी प्रेरक अवधि के हम यहाँ पर जो अवस्था है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आंसर भी मैं वही दूंगा, पहले आंसर दे देते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका? वंशानुगत सजगता होगी। क्या होगी? वंशानुगत सजगता। क्यों होगी? क्योंकि इसके उपखंड बताए गए। उपखंड कितने बताए गए हैं? संवेदी प्रेरक काल के या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था के। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो 4 अवस्थाएं बताई उसके भी उपखंड होते हैं। तो यहाँ पर जो पहली अवस्था है जो कि जन्म से 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसके 6 उप अवस्थाएं बताई गई है शिशु की। कितनी? 6 उप अवस्थाएं। कौन कौन सी? पहले चरण में पहला है वंशानुगत सजगता। क्या है? वंशानुगत सजगता है जो कि 1 से 0 माह की होती है ना। ये आपका उपचरण पहला हो गया। उपचरण 2 हो गया आपका प्राथमिक परिपत्र प्रक्रिया, 4 से 1 महीना हो गया। उपचरण द्वितीयक परिपत्र प्रक्रिया 8 से 4 महीने का हो गया। उपचरण 4 द्वितीयक वृत्ति अभिक्रियाओं का समन्वय 12 से 8 महीना। उपचरण 5 में तृतीयक परिपत्र प्रतिक्रियाएं 18 से 12 महीना। उपचरण 6, कितने उपचरण बताए? 6। और छठा उपचरण है आपका प्रतिनिधि विचार की शुरुआत जो कि 24 से 18 महीना। अब यहाँ पर पूछा गया है, देखिए मैं एक एक करके बताता, 6 के बारे में बताता तो काफी समय लग जाता। तो पूछा जो गया है उसी के बारे में बताऊंगा, यानी कि यहाँ पर पूछा गया वंशानुगत सजगता के बारे में और ये आपका पहला चरण है। तो वंशानुगत सजगता में क्या होता है? इसमें
नवजात शिशु अपनी दुनिया के बारे में अपनी वंशानुगत सजगता से के इस्तेमाल से सीखते हैं, जैसे कि चूसना और पकड़ना, है ना। चूसना और पकड़ना के बारे में ही विकल्प में पूछा गया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका वंशानुगत सजगता होगा। ये 6 चरण एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। इनके बारे में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि आगे आएगा एक प्रश्न आएगा जिसमें इनमें से पूछा जाएगा कि भाई संवेदी प्रेरक कार्य की कौन सी एक अवस्था उप अवस्था है ना, तो वो आपको बताना होगा या फिर नहीं होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछ, जैसे कि आ गया प्रश्न वही आ गया, देखिए प्रतिवर्त, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक वृत्ति प्रतिक्रियाएं, आरंभिक प्रतिनिधित्व विचार पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के उपचरण है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन से हैं, ज्ञानेन्द्रीय चरण या फिर संवेदी प्रेरक। 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमने इसके बारे में जाना। पहला वाला विकल्प आपका सही हुआ, संवेदी प्रेरक चरण या फिर ज्ञानेन्द्रीय चरण, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, ये आपका यहाँ पर 30 प्रश्न थे इस वीडियो में, जैसा कि शायद मैंने शुरू में बताया नहीं था। टोटल कितने प्रश्न थे, 30 प्रश्न। इसके तौर पर एक प्रश्न दे रहा हूं जिसका आंसर आपको 30 लिखकर आंसर देना है कि भाई ए बुद्धि है, बी रचना है, सी आपका मनोवृत्ति है या फिर डी बोध है ना। जिन पियाजे के अनुसार सक्रियात्मक बौद्धिकता का सक्रिय पहलू कौन सा है, ये आपको कमेंट के माध्यम से इस प्रकार से आंसर देना है, कौन सा होगा, है ना। तो ये आपके द्वारा आंसर देना है कमेंट्स के माध्यम से, तो सभी दीजिएगा जो वीडियो ये देख रहे हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। जो सभी को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही दोस्तों के नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।